नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कोल एनर्जी से रिलेटेड। अभी कोल एनर्जी से जो कोल एनर्जी में जो रिफॉर्म होने वाला चीज़ है, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। अब आखिर ये जो आर्टिकल आया हुआ है कोल एनर्जी से रिलेटेड, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? उसका कारण ये है कि आपको पता होगा कि 1992 में, है ना? तो 1992 में आपको पता होगा कि एक सम्मेलन होता है ना? अब 1992 में कौन-सा सम्मेलन होता है, तो आपको पता होगा कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, इसी कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है जिसका नाम है ब्राज़ील, है ना? इसी ब्राज़ील का एक शहर है, एक सिटी है, जिस सिटी का नाम क्या है? रियो डी जेनेरो शहर, है ना? तो रियो समिट होता है। क्या होता है? रियो समिट, रियो सम्मेलन होता है। अब ये रियो सम्मेलन क्यों होता है? कारण क्या है? क्यों इतने सभी देश चिंतित हो गए रहते हैं? उसका मुख्य कारण ये होता है क्योंकि इससे पहले जो है पृथ्वी का जो ओज़ोन परत है, O3 जो परत है ना? अब ओज़ोन परत कहाँ पे होता है आप पढ़े होंगे, वायुमंडल वाला जो पार्ट है, यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल का एक लेयर है जिसका नाम है समताप मंडल। और उस समताप मंडल में ही O3 लेयर होता है, ओजोन लेयर होता है। तो आप बोलेंगे कि इस ओजोन लेयर का काम क्या है? यह ओजोन लेयर जो होता है, यह यूवी जो किरणें होती हैं, जो यूवी रेज़ होती हैं, उनको छानने का काम करता है ना? यूवी रेज़ मतलब जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनको, यानी पराबैंगनी किरणें आती कहाँ से हैं? तो ये पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, यह सन के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से जो है पृथ्वी पे आती हैं। अब इनको छानने का काम जो है वो कौन करता है? वह O3 ओज़ोन परत करता है, जो धरती से आने से रोकता है। अब आप बोलेंगे कि यह जो यूवी किरण है, जो अल्ट्रावायलेट किरण है, यह मुख्य रूप से अल्ट्रावायलेट किरण क्या नुकसानदायक है? क्यों इसको आने से जो यह आ रहा है ओज़ोन परत जो छानने का काम करती है, अगर ये डायरेक्टली आता तो क्या इससे दिक्कत होती? हाँ, बिल्कुल दिक्कत होती। क्या? इससे आने वाले समय में जो भी डिज़ीज़ है, जो भी बीमारियाँ हैं, वो उनकी चांसेस जो है बढ़ने लगती। जैसे त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित जो बीमारियां हैं वह आपको बढ़ते हुए दिखाई देती है ना। तो इस अल्ट्रावायलेट रेस को जो है छानने का काम कौन करता है? या O3 लेयर करता है। अब यह O3 लेयर आपको देखने को मिलेगा कि यह जो O3 लेयर है, यह मुख्य रूप से पृथ्वी का जो पार्ट है ना? पृथ्वी का जो साउथ वाला पार्ट है, आप देखेंगे यह जैसे आपका अर्थ है, तो इसका साउथ वाला पार्ट है ना? साउथ वाला पार्ट मतलब साउथ पोल वाला जो पार्ट है, ठीक ना? साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव वाला पार्ट, जहाँ पे हमेशा क्या रहता है? हमेशा बर्फ जमा रहता है ना? यहाँ पे कोई भी मानव जो है निवास नहीं है। अब आप बोलेंगे कि मानव निवास यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे स्थल की कमी है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो इसका वातावरणीय जो है या वातावरण जो है, वह अनुकूल नहीं है। अनुकूल क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हमेशा बर्फ से ये ढका हुआ, बर्फ की चादरों से ढका हुआ ही रहता है। अब आप बोलेंगे कि बर्फ की चादरों से क्यों ढका रहता है? कारण क्या है? तो यह साउथ जो पोल है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी अगर बात किया जाए तो पृथ्वी कितना अंश, 23.5 अंश अपने अक्षांश पे जो है वह झुकी हुई है ना? पृथ्वी का जो झुकाव है वास्तव में 23.5 अंश है। अब इसके तहत आप देखे होंगे कि सूर्य का जो प्रकाश आता है, जो लाइट ऑफ सन होता है, वह मुख्य रूप से सीधा जो है नहीं पड़ता है। यानी इसमें आप देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव पे 6 माह दिन और दक्षिणी ध्रुव पे 6 माह दिन होता है, यह प्रोसेस होता है। अभी क्यों होता है? कारण क्या है? इसमें 2 प्रोसेस है। जो परिक्रमण काल है, जो परिक्रमण गति है या परिक्रमण काल है, किसकी? अर्थ की, हमारी पृथ्वी की। ये इसको आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में, है ना? तो वहां से आप देखे होंगे कि इस परिक्रमण काल के कारण आपने देखा होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे 6-6 माह का दिन और 6-6 माह का रात होता है। अब बताइए, अगर 6-6 माह का दिन भी हो रहा है, रात भी हो रहा है, उसके बावजूद भी सूर्य का प्रकाश इस पोलर एरिया में क्या होता है? तिरछा जाता है। तिरछा जाने का मतलब कि सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ही कम मात्रा में जाता है, और कम मात्रा में जब जाएगा तो टेम्परेचर कैसा रहेगा? बिल्कुल ही कम रहेगा, ठीक है? टेम्परेचर ही क्या रहेगा? बिल्कुल कम रहेगा। अब जब टेम्परेचर कम रहेगा, तापमान कम रहेगा, तो उस अवस्था में क्या होगा? उस अवस्था में यहाँ पे जो यहाँ की वायु जो होगी और मुख्य रूप से क्या होगी? बैठेगी, और बैठेगी तो जो जल वाला जो क्षेत्र है वो भी ठंडा होगा, तो यहाँ पे बर्फ जो है जमा रहेगा। तो यही कारण यहाँ पे बर्फ पाया जाता है। अब यहाँ से इंटरलिंक क्या है? इंटरलिंक इसका ये है कि इसमें अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे दिखाई दिया कि ओजोन परत जो है,
जो कि दक्षिणी ध्रुव के पास है। चूंकि वायुमंडल की अगर बात किया जाए तो पूरे पृथ्वी पर वायुमंडल घेरा हुआ है, यानी पृथ्वी के चारों ओर आपको देखने को मिलेगा कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है जिसको वायुमंडल कहा जाता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे साउथ पोल पर, तो वहां पे जब देखा गया कि O3 जो परत है, अभी मैंने आपको बताया O3 परत के बारे में, जो कि समताप मंडल में होता है, जो यूवी को छानने का काम करता है, अल्ट्रावायलेट किरणों को छानने का काम करता है। सूर्य से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको पृथ्वी पे आने से रोकने का काम करता है। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो यह O3 परतें हैं यह रोकती है, छानती है। लेकिन इस O3 परत में क्या दिखाई दिया? छिद्र दिखाई दिया। तो ये कहां पे दिखाई दिया? अंटार्कटिका में। कहां पे? अंटार्कटिका में, ठीक ना? अंटार्कटिका में दिखाई दिया। अब अंटार्कटिका में जैसे बहुत सारे देशों के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जैसे वैज्ञानिक जो रिसर्च सेंटर है वहां पे, जैसे भारत के द्वारा जो है आपको देखने को मिलेगा, भारती हो गया, मैत्री हो गया, ये सभी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। अमेरिका के द्वारा भी वहां पे जो है रिसर्च स्टेशन जो है वहां पे स्थापित किए गए हैं। अब जब यहाँ पे छिद्र हो गया तो सभी के मन में एक क्वेश्चन आया। अब सभी के मन में क्वेश्चन क्या आएगा कि हम लोग जो है पृथ्वी पर सभी जो मानव जाति या मुख्य रूप से सभी लोग जो निवास करते हैं पृथ्वी के भू प्रपर्टी पे, जब निवास करते हैं तो यहाँ पे निवास स्थल है, यहाँ पे निवास स्थल है, यहाँ साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे तो निवास स्थल है नहीं, साउथ पोल पे तो निवास स्थल है नहीं। तो इसका मतलब अगर इमिशन हो रहा है तो इमिशन तो यहीं पे हो रहा है, यानी किसका इमिशन? ग्रीन हाउस गैसों का। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। अभी अगर आपको नहीं समझ आया तो एक क्षण अभी भी मैं उस पर जो है चर्चा भी कर लूंगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है इनका इमिशन तो यहाँ पे हो रहा है पृथ्वी के भू प्रपर्टी वाला, यानी निम्न अक्षांशी जो क्षेत्र है, मध्यम अक्षांशी जो क्षेत्र है वहां पे हो रहा है। लेकिन जो हाई अक्षांशी जो क्षेत्र है जैसे अंटार्कटिका वाला है, वहां पे तो कोई मानव निवास नहीं रह रहा है। तो मानव निवास वहां पे न रह रहा है, उसके बावजूद देखने पर वहां पे यूवी किरण आने के वहां पे जो है O3 परत में छिद्र हो गया। तो ये सोचने वाली बात हो गई। क्यों सोचने वाली बात हो गई? ऐसा इसलिए क्योंकि इमिशन हो रहा है यहाँ पे और छिद्र हो गया कहाँ पे? यहाँ पे। तब ये कंसेप्ट आया कि नहीं, पृथ्वी के किसी भी कोने पर इमिशन हो रहा है, पृथ्वी के किसी भी कोने पर इमिशन जब हो रहा है, इमिशन का मतलब हो गया उत्सर्जन हो रहा है। किसका उत्सर्जन? ग्रीन हाउस गैसों का। किसका? ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनका इमिशन जब हो रहा है पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर, किसी भी पार्ट पे, तो इमिशन करने वाला कोई भी हो, लेकिन प्रकृति जो नेचर है वह यह नहीं जान रही है कि कौन इमिशन कर रहा है, बल्कि डायरेक्ट जो हमारा अर्थ है, डायरेक्ट जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के सभी पार्ट पर क्या करेगा इमिशन? अल्टीमेटली जाके क्या करेगा? इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। अब इसके प्रभाव डालने से क्या होगा? इसके प्रभाव डालने से ये हुआ कि ग्रीन हाउस गैसों की जो मात्रा है वह वातावरण में बढ़ गई, यानी वायुमंडल में बढ़ गई। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें हो गई, इनकी मात्रा जब वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी तो आने वाला क्या होगा? सूर्य से जो, सूर्य जैसे मान लीजिए सन है, या सूर्य से जो है आपको पता होगा कि सूर्य से जो किरणें आती हैं उसमें लघु तरंगों के रूप में आती है ना? किसमें आती है? लघु तरंगों के रूप में आती है। लेकिन लघु तरंगों के रूप में जो किरणें आती हैं उसके बाद से पृथ्वी इसका क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। और अवशोषण करने के बाद जब ये पृथ्वी जो है इन टेम्परेचर को, इस तापमान को अपने पास नहीं रखती है और इसका उत्सर्जन करती है, विकिरण करती है। यह विकिरण जो करती है कैसे करती है? दीर्घ तरंगों के रूप में करती है। कैसे? दीर्घ तरंगों के रूप में इसका विकिरण करती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस हैं, जैसे ग्रीन हाउस जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस हैं, यह मुख्य रूप से क्या करते हैं? इनके बादल या इनके गैस जो क्या करते हैं, यह लघु जो तरंगे होती हैं उनको तो आने देते हैं, लेकिन पृथ्वी के द्वारा जो पार्थिव विकिरण होकर जो तरंगे जाती हैं, जो दीर्घ तरंगे होती हैं, उनको ये बाहर जाने से रोकने का काम करते हैं। तो जब इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, इन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली रूप से आप ये देखेंगे कि यह जो विकिरण है यह वास्तव में यहीं से लौट कर पुनः पृथ्वी पे आ जाएगी, यहीं से लौट कर पुनः पृथ्वी में आ जाएगी। तो यह पृथ्वी के आसपास वाला जो वायुमंडल है, जो वातावरण है, वह वातावरण कैसा रहेगा? वह वातावरण बिल्कुल हॉट होता चला जाएगा, अर्थात वह गर्म होता चला जाएगा। और जब गर्म होता चला जाएगा तो इसी परिस्थिति को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है ना? इस परिस्थिति को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अर्थात आप देखेंगे कि इसी को क्या कहा जाता है? वैश्विक तापन कहा जाता है।
ये बात समझ में आ रही है आपको? तो इसको कहा जाता है वैश्विक तापन, यानी यह परिस्थिति के कारण वैश्विक तापन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है? अभी ग्लोबल वार्मिंग होता है तो इसका ओजोन क्षरण से क्या तात्पर्य है? तो इसमें देखेंगे कि यह ऑक्सीजन उससे जब टूटता रहेगा तो वहां पे होल्स होगा, गैसों का ही तो एक परत है, तो उससे क्या होगा, अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वह यानी पराबैंगनी जो किरणें हैं डायरेक्ट जो है अर्थ के सरफेस पे आने लगेंगी, और इससे क्या होगा, जो त्वचा से संबंधित रोग हैं यानी उष्णकटिबंधीय या रोग हैं, इन सभी रोगों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैंने बताया कि इसी के लिए 1992 में, कब, 1992 में सभी देशों को चिंता हुआ कि नहीं, पहले तो इन लोगों को चिंता नहीं था, क्योंकि औद्योगिक इरा में आपने देखा कि अंधाधुंध क्या हुआ था, तो अंधाधुंध वनों की कटाई हुई थी। अब वनों की कटाई से इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि वनों की जब अंधाधुंध कटाई हुई तो उससे सीधे सीधे जो कार्बन सिंक वाला काम था, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिंकिंग करने वाला काम था, वह तो धीरे धीरे क्षीण हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बढ़ने से, जैसे जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग ज्यादा करने से क्या हुआ, वायुमंडल में यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ग्रीन हाउस जैसे गैसें हैं, उनका जो है वातावरण छा गया। अब उनका वातावरण ज्यादा छा गया, अब चूंकि उनको सिंक करने वाला कोई भी चीज नहीं है, तो दिन प्रतिदिन इनका इमिशन बढ़ने के कारण जो है यह आने वाले समय में आपको दिखाई दिया कि वार्मिंग के रूप में बढ़ता चला गया, और यही जाके अंततः क्लाइमेट को जो है प्रभावित करना शुरू किया। जैसे आप यह 2025 में भी आपने देखा, 2024 चूंकि माना गया अभी आईएमडी के द्वारा कि 2024 जो है सबसे हॉट ईयर था, ठीक ना, पिछले 10 वर्षों में। तो इसमें अगर देखेंगे तो इस क्लाइमेट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, परिवर्तन दिखाई दे रहा है, मौसम में भी, मानसून में भी आपको परिवर्तन जो है दिखाई दिया। अभी हालिया रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा तो उसमें दिखाया जा रहा है कि पृथ्वी का जो अक्ष है, पृथ्वी का जो अक्ष है, जिस अक्ष पे पृथ्वी जो है वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, घूर्णन करती है, यह अक्ष में भी मुख्य रूप से परिवर्तन दिखाई दिया है, ठीक ना। तब अक्ष में जब परिवर्तन होगा तो सैटेलाइट से लेके सारी गतिविधियां जो है यह प्रभावित हो जाएंगे, ठीक है। तो यह क्लाइमेट जब चेंज होगा तो क्या होगा, तो मानव जीवन त्रस्त ग्रस्त हो जाएगा। जैसे आपने देखा अभी एक दित्वे करके चक्रवात आया है, साइक्लोन आया है, दित्वा, सॉरी, दित्वा करके जो है साइक्लोन आया है ना। यह दित्वा साइक्लोन, इससे पहले आपने देखा होगा कि मोन्था भी आया था, ठीक ना। ये सभी साइक्लोन मात्र 1 से 1.5 माह के अंतर्गत आए हैं। वो भी कहाँ पे आए हैं, तो आपको दिखाई दिया होगा बे ऑफ बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहां पे दिखाई दिया है। अब यह टेम्परेचर, चूंकि क्लाइमेट मुख्य रूप से जो चक्रवात है, चक्रवात आने के लिए परिस्थिति क्या होना चाहिए कि 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। अब चूंकि आपको पता भी होगा कि यह जो साइक्लोन है यह मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्र या विषुवत रेखीय क्षेत्र में नहीं आते हैं। क्यों, कोरियोलिस फोर्स के कारण ऐसा वहां पे नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन यह लगातार ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसमें आपने देखा कि श्रीलंका में मुख्य रूप से और इंडोनेशिया में भी आपने देखा अभी कुछ समय में इतने लोगों की जो मुख्य रूप से क्षति हुई है, या वहां पे बहुत सारे जान माल की हानि भी हुई है। तो इससे क्या होगा, फ्लड से संबंधित जो घटनाएं हैं वह बढ़ जाएगी, लैंडस्लाइड से संबंधित घटनाएं बढ़ जाएंगी, ग्लेशियर का पिघलना, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। तो ये सभी तो इसका इफेक्ट है। लेकिन यह मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसें बढ़ना कब शुरू की, तो यह औद्योगिक ईरा का देन है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि 1992 में, मैंने अभी बताया कि 1992 में कहाँ पे, ब्राजील में, ठीक ना, ब्राजील में, जो साउथ अमेरिकन कंट्री है जहां से अमेजन नदी बहती है, जहां पे अमेजन का जंगल भी है, जिसको मुख्य रूप से देखा जाता है, कहा जाता है क्या, विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वहीं पे है, इसलिए। अब ऑक्सीजन क्यों वहां पे है, आपने देखा होगा कि अमेजन का जंगल सबसे बड़ा जंगल है, इसलिए। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में, कहाँ पे, रियो डी जेनेरो शहर में सम्मेलन होता है। वह 3 चीजों पे ध्यान दिया जाता है, ठीक ना। किन किन चीजों पे, 3 चीजों पे ध्यान दिया जाता है। अब देखिए, जलवायु में परिवर्तन होगा या कार्बन का इमिशन होगा। अब कार्बन का इमिशन में भी आप देखेंगे, एक पैडी, जो पैडी मतलब समझ रहे हैं ना, यानी जो धान है, ये सबसे ज्यादा, इससे भी जो है आपको देखने को मिलेगा कि मेथेन गैस CH4, जो एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, इससे, और कैसा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, आपने पढ़ा होगा रसायन विज्ञान में। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें मुख्य रूप से जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह आपस में समान साझेदारी किए रहते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन है, इसका इमिशन सबसे ज्यादा जो होता है वो मुख्य रूप से कहाँ से होता है, धान से होता है, ठीक है, धान के खेतों से होता है। तो इसमें देखेंगे रियो डी जेनेरो में इसको रोकने के लिए सम्मेलन एक बनाया गया। मुख्य रूप से कौन कौन सा सम्मेलन, तो आपको देखने को मिलेगा, एक जो है वह जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, एक जो है मरुस्थलीकरण से रिलेटेड,
और एक जो है जैव विविधता से रिलेटेड, है ना, जैव विविधता से रिलेटेड। तो तीन तरह के आपको देखने को मिलेंगे। यह तीन तरह के मुख्य रूप से ये सारी चीजें की गई, यानी सम्मेलन मुख्य रूप से करने की बात की गई। कब? यह आपको दिखाई देगा कि 1992 में। तो इसके लिए भी कॉप कराया जाता है, सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको कहा जाता है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भी कॉप कराया जाता है, और जैविक विविधता को भी रोकने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को रोकने के लिए भी कॉप कराया जाता है। इसमें देखेंगे आप तो ये भी इसका कॉप जो हुआ है वो कॉप 30 हुआ है। और कॉप 30 कहाँ पे हुआ है? तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका कॉप 30 जो है बेलम शहर में हुआ है। अब ये बेलम शहर है कहाँ पे? यह ब्राजील में ही है ना, कहाँ पे? ब्राजील में ही। अब यह दो इसका जो है कॉप 30 यानी प्रत्येक वर्ष में इसका होता है। यह जलवायु परिवर्तन वाला क्या होता है? प्रति वर्ष होता है। तो इसमें देखेंगे कॉप 31 जो होने वाला है वह मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा, वह तुर्की में होने वाला है, ठीक ना। और कॉप 32 इसका जो होने वाला है वह मुख्य रूप से इथोपिया में होने वाला है। कहाँ पे? इथोपिया में होने वाला है। और इसी का कॉप 33 जो है वह कहाँ पे होने वाला है? वह भारत में होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। इन दोनों का जो सम्मेलन है, इन दोनों का जो कॉप है वह प्रति 2 वर्ष में होता है, प्रति 2 वर्ष पे एक बार होता है, ठीक ना। अभी इनका कॉप 16 जो है बीता है कब? 2024 में, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ प्रति 2 वर्ष पे होता है इसका सम्मेलन। तो इससे क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए मरुस्थलीकरण को रोका जाए, जैव विविधता को रोका जाए। अब जलवायु परिवर्तन जब ज्यादा इफेक्टिव होगा तो जैव विविधता प्रभावित होगी कि नहीं होगी? मरुस्थलीकरण बढ़ेगा कि नहीं? तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं? तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब बात आती है कि आखिर इतनी चर्चा क्यों है? क्यों दिन प्रतिदिन नवीनीकरणीय नवीनीकरणीय ऊर्जा पे जोर दिया जा रहा है, या ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है? कारण क्या है? तो आपने देखा होगा कि एक भारत ने पहले ही टारगेट लिया है कि 2070 तक क्या करेगा? जीरो कार्बन इमिशन करेगा। जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य जो है भारत के द्वारा रखा गया है, नेट कार्बन जो है इमिशन का 2070 में, ठीक ना। उसके बाद से आपने देखा होगा कि 2030 का भी लक्ष्य रखा गया है, क्या कि हम 500 गीगावाट तक क्या करेंगे, या मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कर लेंगे। उसके बाद से आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी लाने के लिए भी प्रतिबद्धता दोहराई गई है। दोहराई गई है कि नहीं दोहराई गई है? अब उसमें भी अगर बात किया जाए, इसमें भी अगर बात किया जाए तो इसी के चलते आपने देखा होगा कि पिछले दशक में आपको दिखाई देगा कि भारत की स्थिति जो है इमिशन में, हालांकि भारत चूंकि एक कृषि प्रधान देश है उसके बावजूद भी इसके इमिशन में, इसके बाद इसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी न होने के बावजूद भी, जो विकसित देश है ज्यादा टेक्नोलॉजी शेयर नहीं किया उसके बावजूद भी भारत की स्थिति अभी जो है उसमें सुधार आया है। भारत की स्थिति में इसमें क्या आया है? सुधार आया है। तो इसी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भारत जो है आगे कदम बढ़ाने के लिए अभी जो आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड अथवा कोल से आधारित जो भी संयंत्र है उनको चलाने से रिलेटेड रेगुलेशन भारत जो है वो लेके आया है। अब देखेंगे एक स्थिति ये हो गई कि चूंकि इसमें सुधार होकर क्या हुआ है, तो आपको दिखाई देगा कि अमेरिका जैसे देश, यूएसए में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा जो है कार्बन का इमिशन वही कर रहा है। उसके बाद में जो है इंडिया है, भारत का है स्थान 1.4, और उसके बाद से आपको चाइना का दिखाई देगा स्थान, है ना। तो यह स्थिति है। उसके बाद से आपको देखने को ये मिलेगा कि यह जो भारत है, यानी हमारा जो भारत है, यह नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाना और कार्बन को मुख्य रूप से उत्सर्जन, क्योंकि कार्बन हमारे वहां सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन में अगर आपको देखने को मिलेगा तो प्रोडक्शन स्टील का भी होता है ना, स्टील का भी होता है। अब स्टील के जब प्रोडक्शन होता है तो इसमें कार्बन का यूज होता है, ठीक ना। बिना कार्बन के यूज हुए इसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। और पिछले वर्ष आपने देखा कि एक चीज इस पे लगाया गया था, क्या? यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक, हालांकि अभी यह आया नहीं है, 2026 से इसको लागू करने की बात चल रही थी। यूरोपियन यूनियन के द्वारा क्या लाया गया था? सीबैम लाया गया था। अभी आप इसको समझते हैं सीबैम को, कार्बन बॉर्डर जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। अब ये है क्या? सीबैम है क्या? तो यह यूरोपियन यूनियन के द्वारा लाया गया एक प्रकार का टैक्स है। अब एक कैसा टैक्स है? जैसे आपकी वस्तु अगर वो जा रही है कहाँ पे, कोई भी यूरोपियन कंट्री में, तो उसमें क्या होगा, अगर वह कार्बन डाइऑक्साइड से उत्सर्जित करके बनाई गई है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है, तो उस पर टैक्स एक प्रकार का लगेगा जिसको कहा जाएगा सीबैम, है ना, या जिसको कहा जाएगा कार्बन टैक्स। क्या कहा जाता है?
जिसको कार्बन टैक्स कहा जाएगा। अब इस स्थिति को थोड़ा सा अगर आप लोग देखेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में भारत की जो प्रोडक्शन जो कंपनी है, जो भारत की जो वस्तुएं हैं, जो भारत की वस्तुएं हैं जो जा रही है मुख्य रूप से निर्यात करके कहाँ पे, यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक ना। अब वहां पे जब जा रही है तो वहां पे क्या होगा, अगर यह टैक्स लग गया तो इसका उत्पादन शुल्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे उत्पादन शुल्क नहीं, यहाँ पे आयात शुल्क जो है वो क्या हो गया, इसका मुख्य रूप से बढ़ जाएगा। अब आयात शुल्क बढ़ने के कारण उसके यह जो वस्तु है जो भारत से जा रही है कार्बन इमिशन करके, वह वस्तु जब वहां पे जा रही है तो वहां पे उसका रेट जो होगा, वहां पे जो उसका मूल्य होगा, वह मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा अपेक्षाकृत वहां की वस्तुओं का। जब मूल्य वहां पे बढ़ा हुआ होगा तो यहाँ की वस्तु प्रतिस्पर्धा जो है वहां पे नहीं कर पाएगी, प्रतिस्पर्धा सीधे सीधे वहां पे वहां के मार्केट में नहीं कर पाएगी। अब जब प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी तो फिर यहाँ पर वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे मांग सीधे डिक्लाइन हो जाएगा, और सीधे डिक्लाइन होगा तो हमारे निर्यात पर क्या होगा, सीधे सीधे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, यानी हमारा निर्यात सीधे घट जाएगा और निर्यात प्रभावित हो जाएगा। इसलिए हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो भी क्या हो सकता है, वो भी इफेक्टेड हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो हालांकि भारत ने इसका विरोध भी किया था। अब चूंकि केवल भारत का कंसर्न इसमें नहीं है, जैसे जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं आपको देखने को मिलेगा कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें आप देखेंगे यह सभी डेवलपिंग कंट्रीज क्या डिमांड कर रहे थे, और बहुत समय से कर रहे थे। हालांकि अभी जो COP30 हुआ है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यूएसए ने इसका बहिष्कार कर दिया था, ठीक ना, भाग नहीं लिया था। तो डिमांड है सभी जो डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री का मतलब क्या हो गया कि जो विकासशील देश हैं, जो विकासशील देश हैं उनका क्या मांग है कि ये जो डेवलप्ड कंपनी है, जो सॉरी डेवलप्ड जो कंट्री है वो क्या करें, कंट्रीब्यूट करें। अब क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी, और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मुख्य रूप से जो फंड है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वह, ठीक ना, जितने जो भी द्वीपीय देश हैं उसको जो है सपोर्ट कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, कार्बन की इमिशन में कमी करने में मुख्य रूप से प्रतिबद्धता। अब इसमें लिए नेशनल डिटर्मिनेशन जो है कंट्रीब्यूशन की भी बात की गई है, एनडीसी, और भारत ने यह, भारत के लिए एक पॉजिटिव है कि भारत ने अपना समय से पहले ही एनडीसी क्या कर लिया है, वह पूरा करके दिखा लिया है, कंप्लीट करके दिखा दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा यह सुधार जो है आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कराई जा रही है। तो कोल सेक्टर में इसीलिए रिफॉर्म किया जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि कौन ऐसा पॉइंट है जिसके कारण कोल सेक्टर में यह मुख्य रूप से रिफॉर्म करने की बात चल रही है। तो यह मुख्य पॉइंट यही है इसका। अब देखिए सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, अब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, यह वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करता है। अब जैसे भारत के सिरप जो है विदेशों में गए थे तो देखिए कि वहां से बहुत सारे खबरें आई थी कि भारत के सिरप जो है वहां की क्वालिटी सही नहीं है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसके दो कारण होते हैं। अगर आपके वहाँ ये क्वालिटी जो है काउंसिल ऑफ इंडिया है, अगर यह अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है लूप फॉल हुआ हो जिसके कारण वह सप्लाई चेन में दिक्कत हुआ हो, वस्तु सही से नहीं पहुंचा, मतलब सही से मतलब सही वस्तु नहीं पहुंचा हो, गलत जो है जांच नहीं हुआ हो, और क्वालिटी अच्छे से ना होने के कारण विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब वो गया हो, और जब एक बार आपके वस्तु पर कोई मतलब क्वेश्चन चिन्ह लग जाएगा तो फिर आपके डिमांड को प्रभाव पड़ेगा और प्रतिस्पर्धा आपकी वस्तु नहीं कर पाएगी। और डिमांड प्रभावित होगा तो सीधे सीधे आपके निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्वालिटी जो है काउंसिल ऑफ इंडिया का रहना आवश्यक है। और दूसरा है, कोई देश जो है आरोप भी लगाता है अपने वहां किसी मुद्दे को लेके, इस ऐसे मुद्दे को लेके आपके ट्रेड को ऑफ करना चाहता है, आपसे जो है व्यापार करना नहीं चाहता है, तो ये भी चीजें चलती हैं। लेकिन इसके हो जाना क्या, उसका होना जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इससे क्वालिटी का मैनेजमेंट रखना जो है वह सही रहता है, ठीक ना। तो कोई भी वस्तु जब क्वालिटी पूर्ण रहेगी तो वैश्विक स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो वस्तु जब जाएगी सप्लाई होके तो उसका डिमांड जो है सही रहेगा, ठीक ना। तो निजी संस्थाओं को खान एवं खनिज विकास अधिनियम जो 1957 का है उसके तहत मान्यता प्राप्त पूर्वेक्षण एजेंसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दिया गया है। इसके द्वारा भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा, किसको, निजी संस्थाओं को, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो प्राइवेट संस्था है, उनको दिया गया है कि हाँ अब वो क्या कर सकते हैं, पूर्वेक्षण एजेंसी के रूप में कार्य कर सकते हैं, ठीक ना। किस एक्ट के तहत, तो याद रखिए खान एवं खनिज विकास विनियम अधिनियम 1957 के तहत ऐसा किया गया है। अब इस सुधार से क्या होगा, कोयले में उपलब्धता में क्या होगी, वृद्धि होगी, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की और पारदर्शी कुशल खनिज अन्वेषण जो या रिसर्च है, इन्वेस्टिगेशन है,
उसकी पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने का और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने का, इससे क्या होगा, उम्मीद और बढ़ेगा। ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ के रूप में अगर देखा जाए तो कोयला भारत के ऊर्जा मिश्रण में लगभग अभी भी 55% का योगदान देता है और लगभग 74% बिजली का उत्पादन जो है कोयले आधारित ही है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस पे चर्चा भी किया था, ठीक ना। फिर आर्थिक चालक में देखेंगे तो कोयला क्षेत्र केंद्र के राज्यों के लिए रॉयल्टी, जीएसटी और अन्य शुल्कों के माध्यम से सालाना लगभग 70,000 करोड़ से अधिक उत्पन्न करता है और भारतीय रेलवे इसके लिए सबसे अधिक जो है माल ढुलाई का काम करता है कोयले का, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं। फिर अगर आपको देखा आगे अगर मैं बढ़ूं तो बता सकता हूं मैं कि नोट्स बुक आईएएस जो है आपके लिए जो है, अगर आप बीपीएससी 71वीं का मेंस दे रहे हैं तो मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है आपके द्वारा, मतलब आपके लिए मुख्य रूप से बीपीएससी 71वीं के लिए, ठीक ना। तो आप चाहे तो इसका फायदा उठा सकते हैं। 90 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें एक्सपर्ट हैं और भी जो भी सुविधाएं दी जाती है मेंटरशिप में, वो सभी सुविधाएं आपको उपलब्ध होगी। तो अगर आप प्रीलिम्स क्लियर किए हुए हैं और मेंस देने वाले हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि जितना ही देर से ज्वाइन करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए परेशानी बढ़ेगी। और मेंस चूंकि अब आपका चूंकि प्रीलिम्स एक पड़ाव आपने पार कर लिया है तो मेंस में जाना है आपको, तो अच्छे से तैयारी करके जाइए। मेंटरशिप प्रोग्राम है ये, तो 1 दिसंबर से आज से ये शुरू है, ठीक ना। तो दिए गए फी में आप आसानी से इसको परचेज कर सकते हैं दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक है। अब कोर उद्योगों के लिए जो है कोकिंग कोयला मुख्य रूप से महत्वपूर्ण क्यों है, तो मैंने अभी बताया कोर में एक आता है इस्पात उत्पादन, मतलब स्टील उत्पादन। अब स्टील उत्पादन में लगभग 42% जो है भारत जो बनाता है उसमें कोकिंग का प्रयोग किया जाता है, कोयले का प्रयोग किया जाता है। बिना कोयला का तो बनेगा नहीं, तो इसीलिए भारत ने, आपने देखा होगा कि सीबीएम का विरोध भी किया था उस समय, ठीक ना। ये प्रमुख रोजगार स्रोत क्या है, तो कोल इंडिया लिमिटेड 2.3 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है और लाखों लोग इससे ठेकेदार, ट्रांसपोर्ट उपकरण, ये सब पे यानी रोजगार का एक माध्यम आप कह सकते हैं। फिर भारत के हरित परिवर्तन का स्तंभ अगर देखेंगे तो कोयला गैसीकरण के लिए 85,100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन शुरू किया गया है, जिससे सिंथेटिक गैस और मेथनॉल जैसे स्वच्छ ईंधन का उत्पादन करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर कोयले से प्राप्त जो राजस्व नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में क्या कर सकता है, सहायता। और एनटीपीसी ने आपने देखा होगा कि 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता का लक्ष्य रखा है। याद रखिएगा 2032 तक एनटीपीसी के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है कितना, 60 गीगावाट तक रखा गया है, ठीक है। तो कोयला क्या है, आपको पता है कि कार्बन से संबंधित ये सारी चीजें हैं। और एक प्रकार का क्या है कोयला, तो यह अधातु है ना। अब कोयले के ग्रेड मुख्य रूप से कितने प्रकार के कोयले आपको देखने को मिलेंगे, तो एंथ्रेसाइट, बिटुमेंस, बिटुमेंस, लिग्नाइट, इतने प्रकार के, यानी मुख्यतः तो आपको 3 प्रकार के कोयले दिखाई देंगे। एंथ्रेसाइट प्रकार के, बिटुमेंस प्रकार के और लिग्नाइट प्रकार के। जिसमें सबसे उच्चतम गुण वाले जो कोयले होते हैं वह होता है एंथ्रेसाइट कोयला, जिसमें लगभग 85-86 से 97% तक कार्बन आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर वगैरह क्षेत्र में ही पाया जाता है। फिर बिटुमेंस जो है उसमें 45 से 86% तक कार्बन पाया जाता है, जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश वगैरह जो क्षेत्र है वहां पे पाया जाता है। फिर बिटुमेंस का ही उप बिटुमेंस है जो 45 से 35% से 45% के बीच होता है कार्बन, जिसमें कम तापमान होता है, वह उप बिटुमेंस होता है। फिर लिग्नाइट कोयला आप देखेंगे तो जिसमें से कम कार्बन होता है, बिल्कुल 25 से 35% कार्बन होता है। यह उच्च नमी और आपशिल पदार्थ, कम तापमान तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। तो देखिए अच्छे प्रकार का कोयला और बुरे प्रकार के कोयला, मतलब इन दोनों में अंतर क्या है। अच्छे प्रकार का जो कोयला होता है धुआं कम देता है ना, धुआं उससे कम होता है। लेकिन जो थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है वो धुआं ज्यादा देता है, ठीक है। यही इसमें मुख्य अंतर होता है। कोयला का भंडार अगर देखेंगे तो भारत के पास 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है और विश्व के स्तर पे दूसरा बड़ा कोयला जो है उपभोक्ता है भारत। अब कहाँ कहाँ पे है, तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कुल मिलाकर लगभग 69% हिस्सा यहीं से उत्पादन होता है भारत का। वित्त वर्ष 2024-25 में देखेंगे तो 1047 मिलियन टन था, जो 997 मैट्रिक टन जो है पिछले वर्ष से अधिक था। फिर आयात घट गया है, 8.4% घटकर 183 मैट्रिक टन हो गया था, ठीक ना। तो आयात जब घटेगा कोयले का तो सीधे सीधे किस पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर आप देखेंगे कि उसका इफेक्ट दिखाई देगा। पर्यावरणीय प्रभाव देखेंगे तो ताप विद्युत संयंत्रों का योगदान, यानी पीएम उत्सर्जन का 60%, सल्फर डाइऑक्साइड का 45%, नाइट्रस ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका 30%, 80% पारा उत्सर्जन। इसके अतिरिक्त बिजली संयंत्र 251 मिलियन लोगों की जरूरतों के बराबर पानी का उपयोग करता है। तो ये सारी चीजें जो है आप देखेंगे पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ेगा। गंभीर स्वास्थ्य बोझ इससे हो सकता है। जीवाश्म ईंधन वायु प्रदूषण के कारण लगभग 2022 में 1.72 मिलियन जो है मौतें होंगी। द लैंसेट का जो है ये रिपोर्ट आपको बताता है पर्यावरण प्रदूषण से केवल लोगों की। अब दिल्ली जैसे शहर आप देख लीजिए या श्रीगंगानगर जैसे शहर आप देख लीजिए कि टॉप लेवल पे कितने हैं, जिसमें से
आप देखेंगे कि टॉप 10 जो सिटीज हैं वो इंडिया के ही हैं, जिसमें से राजधानी क्षेत्र भी आता है। तो कितनी बड़ा कंसर्न है, और यह इसके लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहा था कुछ समय पहले, आपने देखा भी होगा, ठीक ना। तो आयात पर निर्भरता, चूंकि कोयला पूर्ण रूप से हमारे वहां नहीं होता है, हम उपभोग ज्यादा करते हैं, डिमांड ज्यादा है हमारा, तो लगभग 85% जो है भारत जो है वैश्विक लेवल से कोयले का क्या करता है, आयात करने का काम करता है, ठीक ना। अब इसमें कोयले के उपयोग में क्रमिक रूप से कमी कैसे लाएगी, तो नवीकरणीय जो ऊर्जा है वह मुख्य रूप से उसका उपयोग किया जाए, या उत्सर्जन कटौती प्रौद्योगिकी के साथ जो है किया जाए तब। फिर सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने के लिए फ्लू गैस डिसल्फाइडाइजेशन प्रणाली का अनिवार्य बनाना और उनकी निगरानी करना, यह सब चीजें। और मैंने आपको पहले बताया कि 2030 तक भारत लक्ष्य रखा है 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा का, और 2025 के मध्य तक 190 गीगावाट को ये पार कर चुका है। तो 2030 तक भारत का लक्ष्य है 500 गीगावाट जो है जीवाश्म ऊर्जा, जो जीवाश्म ईंधन है, इसको उत्पादन करने का, ठीक है। तो ऊर्जा भंडारण बढ़ाना, बैटरी से जैसे चीजें को बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा पे जोर देना, ठीक है, ये सारी चीजें जो है यह डायरेक्ट जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो आगे यह अल्टीमेटली रूप से अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं यह भारत में या मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पे जो कार्बन के एमिशन या ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए जो उत्तरदायित्व जो है वह उसमें भारत अपना अच्छे रूप से क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।